पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मुद्दे की बात है, बिहार में नीतीश कुमार को लेकर भारतीय जनता पार्टी कुछ प्लान कर रही है। बीजेपी ये सोच रही है कि नीतीश कुमार को कैसे एक बार फिर से मतलब ये समझने की आप कोशिश कीजिए कि बीजेपी अपना जनाधार बिहार में खोज रही है और इसके लिए वो इंटरनली ऐसा प्लान नीतीश के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है जिसे नीतीश और जदयू भी नहीं समझ पा रहे हैं। ये कहने का तात्पर्य ये है कि बीजेपी बिहार में अपने पार्टी अपने संगठन को मजबूत कर रही है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने भी कमर कस लिया है कि किसी भी सूरत में बीजेपी से हम एक तरीके से कहें तो आंकड़ों में पीछे नहीं रहेंगे। हम अपनी दावेदारी लगातार पेश करते रहेंगे और इस वजह से अपने संगठन में लगातार मजबूत स्थिति को बनाने के लिए एक से बड़े एक धुरंधर को उतारा जा रहा है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि बीजेपी से अगर नीतीश अपनी दोस्ती तोड़ लेंगे तो क्या नरेंद्र मोदी के पास कुछ ऐसा अस्त्र है जिसके बदौलत नीतीश कुमार को कहीं पे भी जाने से वो रोक सकते हैं। मुद्दे की इस बात में आज चर्चा इन्हीं तमाम विषयों पर होगी। हमारे साथ बाबा एक बार फिर से जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए कि बाबा कौन सा इंटरनल प्लान जो है वो धीरे धीरे करके बीजेपी बनाना चाहती है। नीतीश अगर उनसे रिश्ता तोड़ते हैं तो शायद बीजेपी उनके लिए कुछ ऐसा सोच रही हो। देखिए आपने जो बहुत आसानी से आपने बात कह दी जी, ये बात इतना आसान है नहीं। क्योंकि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच में जो ये दोस्ती है, ये दोस्ती सिर्फ दो लोगों की दोस्ती नहीं है, दो संस्थान की दोस्ती है जी, दो संगठन की दोस्ती है। बिल्कुल बिल्कुल। और दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत राज्य में भी और केंद्र में भी दोनों जगह सत्ता में कायम है। अब ऐसी स्थिति में इस दोस्ती के समाप्त होने पर क्या क्या होगा इसका अंदाजा तो आप लगा सकते हैं ना जी। बहुत सारी परिस्थितियां बदलेंगी, ऐसा कई बार हो चुका है। इसके लिए दोनों को काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा है, सरकारें गिर जाती हैं, बहुत सारी बातें सामने आती हैं। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें 2025 के चुनाव को अगर ध्यान से देखने की जरूरत हो तो अगर उस पर आप नज़र जब फिराना शुरू करेंगे ना तो आपको सीधे सीधे नज़र आने लगेगा कि आखिर हो क्या रहा है जी। ये बात क्यों कही जा रही है कि नीतीश कुमार को चित कर दिया जा सकता है। नीतीश कुमार अगर मोदी से अलग हुए तो कहीं के नहीं रहेंगे, समाप्त हो जाएंगे। सब ये सारी बातें 2024 के चुनाव से पहले भी कही जा रही थी जी। कि अगर इंडिया गठबंधन में रहे नीतीश कुमार और अगर नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो खत्म हो जाएंगे नीतीश, उनकी पार्टी भी खत्म हो जाएगी, उनका संगठन भी खत्म हो जाएगा और मुख्यमंत्री की कुर्सी भी उनकी चली जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा भी कहा जा रहा था कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा, नीतीश कुमार को बेदखल कर दिया जाएगा। जी जी जी, ये सभी बातें कही जा रही थी, लेकिन हुआ क्या? नहीं हुआ। नीतीश इस बार ज्यादा ही मजबूत स्थिति में आ गए हैं बिहार में। इतना आसान नहीं है सिर्फ कह देना जी। लेकिन जो धीरे धीरे करके चीजें सामने आती हैं, जैसे आप पिछले 2024 के पहले की अगर बात को कह के अब इससे तुलना करें हम तो आपको साफ साफ नजर आएगा 2024 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार की जो एक्टिविटी थी वो बता रही थी कि नीतीश कुमार अब इंडिया गठबंधन के साथ नहीं रहेंगे। पहली बात, जब महाराष्ट्र में बैठक हुई तो नीतीश कुमार की नाराजगी सबको समझ में आई जी। कर्नाटका की बैठक में स्पष्ट रूप से वो अपना हवाई जहाज पर बैठने के लिए भाग चले थे और पीछे उनका पीछा। मुझे याद है कि वो पोस्टर का विवाद शुरू हुआ था जब उसकी उनकी नीतीश के विरोध में ही वो पोस्टर लग गया था। बिल्कुल। तो वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ और स्टेप बाय स्टेप नीतीश कुमार ऐसा माहौल बनता चला गया जिसमें नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से बाहर हो गए। जिस व्यक्ति ने पूरा मकान बनाया हो, एक एक ईंट लगाया हो अपने हाथ से, उस आदमी को ही मकान से बेदखल कर दीजिए आप तो उसकी तकलीफ का अंदाजा आप लगा सकते हैं ना। बिल्कुल। नीतीश कुमार के साथ इंडिया गठबंधन को बनाने में यही बात हुई और यही कारण था कि नीतीश कुमार ने स्विच कर दिया अपने आप। खैर ये तो तब की बात थी। अब की बात में अगर ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से इधर उधर हो जाएंगे, नीतीश कुमार को चित करने की बात, नीतीश कुमार को चित करना इतना आसान होता तो भारतीय जनता पार्टी कब का कर चुकी होती। जी जी जी। लेकिन कभी कभी आप देखे होइएगा ना कि किसी पेड़ की जो लताएं हैं, शाखाएं हैं, उनमें बहुत पुराना जब पेड़ आप देखिएगा ना तो उसमें इतना लता लपटाया हुआ है कि आप उसको अलग अलग कर ही नहीं सकते हैं। जी। आपने देखा होगा संतों की जटाएं, उसको आप
अलग कर सकते हैं क्या एक एक बाल को? नहीं नहीं बिल्कुल। सामान्य आदमी का तो कर सकते हैं। आप एक बार कंघी लगाइए, कितना भी उलझा हुआ होगा सीधा हो जाएगा। लेकिन जटाएं हो सकती हैं? नहीं हो सकती। नहीं हो सकती हैं। नीतीश कुमार ने उसी तरह की जटा इन पिछले 3 दशकों से बना रखा है, जिसमें एक एक बाल जो है एक दूसरे से उलझा हुआ है। कभी इसको छेड़ते हैं तो कभी इसको छेड़ते हैं, कभी यहाँ से कभी यहाँ से शुरू करते हैं। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को इतना आसान नहीं है समझ लेना। लेकिन जी हर जो निर्माण होता है उसका अंत भी होता है। जन्म के बाद मृत्यु जैसे सत्य जी। है, वैसे ही निर्माण के बाद उसका समाप्ति भी सत्य है। बिल्कुल। नीतीश कुमार जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से चल रहे हैं, उस स्थिति में हमने कई ऐसी खबरें की हैं जिसमें सीट शेयरिंग का समझौता जो 2025 में होने की संभावनाएं प्रबल है, चुनाव जब भी हो। लेकिन सीट शेयरिंग का समझौता तो होगा ही होगा ना। चुनाव आज हो जाए या 1 साल के बाद, सीट शेयरिंग तो करना पड़ेगा ना, जब गठबंधन की राजनीति में आप हैं तो क्या सीट शेयरिंग का समझौता आसानी से सलट जाएगा? अगर सलट जाएगा तो इतना आसान कैसे होगा? क्या नीतीश कुमार मान जाएंगे कि बाकी के साथी दलों को भी उतनी सीटें दी जाए? क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा अवसर दे देंगे जिससे कि बिना नीतीश के वो सरकार बना सके? अगर ऐसा होता 2020 में क्यों चिराग पासवान अलग होते? 80 सीटें, आप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जीत करके कितनी सीटें आए थे? 74 सीटें। जी 74 सीटों में अगर 30 सीट मिला होता या 35 सीट जो डिमांड कर रहे थे चिराग पासवान उनको मिला होता, तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें से 20-22 सीटें तो निश्चित रूप से जीत करके वो आते, जो परिस्थितियां नजर आ रही थी जी। 20-22 सीटों में वो निश्चित रूप से 100 से ऊपर का आंकड़ा हो जाता, तो बचता मात्र 22 को। और 22 लोगों को इन 42-43 लोगों में से अपने पाले में कर लेना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात नहीं हो। नीतीश कुमार सरकार में हैं, इसलिए उनकी पार्टी के हर लोग उनके साथ सटे हुए हैं। 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन में थे तो आपने देखा होगा कितनी बेचैनी थी उनके सांसदों में कि हमारे टिकट का क्या होगा। बिल्कुल। और शायद यही वो सांसद थे जिनकी वजह से नीतीश को शिफ्ट भी करना पड़ा। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के लिए बड़ा ही मुश्किल होगा कोई भी डिसीजन पहले जैसा लेना, क्योंकि अब नीतीश कुमार की गुटबाजी हो गई। अब इसमें आपको हम पॉइंट बाय पॉइंट अगर चीज़ों को रखें तो आपको समझ में आने लगेगा कि एक स्थिति क्रिएट की जा रही है फिर से कि नीतीश कुमार या तो कमज़ोर हो जाए या समाप्त हो जाए। और ये पूरा सिस्टम जो है, जैसे पहले नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को बच्चे की तरह उंगली पकड़ के चलना सिखाते थे, आज जनता दल यूनाइटेड उसी स्थिति में आ जाए कि भारतीय जनता पार्टी अपने स्टीयरिंग पर बैठा रहे और ये जैसे जैसे कहे वैसे वैसे मूव करे। ये परिस्थितियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अब इसमें आप समझिएगा कि मनीष वर्मा है, मनीष वर्मा के बारे में कहा गया कि नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं। ये भी कहा गया कि उनके रिश्तेदार भी हैं। हालांकि रिश्ता अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन मनीष वर्मा के आने के बाद से पार्टी का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। कई नीतीश कुमार के तथाकथित रूप से भूंजा पार्टी या उनके जो पंचरत्न थे उनको आप आजकल देखते हैं क्या बहुत ज़्यादा उनके क्लोज एक साथ नज़र आते हैं क्या? पहले नज़र आते थे। अब सारे लोग गुप्त रूप से इंटरनली बात करते हैं। तो ये सारी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा करें कि मनीष वर्मा के आने के बाद से वो 5 लोग जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द हुआ करते थे वो नाराज हैं कि आखिर मनीष वर्मा को ला करके उनका चार्ज क्यों दिया गया। पहली बात। दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि मैं आपसे चर्चा कर रहा था जदयू का जब स्ट्रक्चर आप देखिएगा, जदयू में जो पूरी कमेटी जो बनी उस कमेटी का जो डेट था वो अगस्त का था। अगस्त में पूरी कमेटी बनी और उस कमेटी में 115 लोगों को शामिल किया गया था। पुरानी कमेटी को भंग करके जो 200-300 से ज़्यादा लोगों का था उसको भंग करके एक नई कमेटी बनाई गई और ये कमेटी कहा गया कि आने वाले 2025 के चुनाव के लिए पूरी तरह से ठोक बजा करके बनाई गई कमेटी है जी। इस कमेटी में अध्यक्ष से लेकर के और अंतिम पायदान तक के लोगों का कार्यकारिणी तक का उसमें था। इसके बाद उसमें सबसे बड़ी बात कि जिन लोगों के हाथ में पावर था, यानी पावर किसके किसके पास रहता है, तो पहला पावर रहता है अध्यक्ष के पास जी, दूसरा पावर रहता है महासचिव के पास और तीसरा पावर आता है कोषाध्यक्ष के पास। इस बीच में बाकी सब कड़ियां हैं जी 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 कि महासचिव नहीं है तो सचिव काम करेंगे।
अलग अलग लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है काम। तो ये सारी परिस्थितियां देखने के बाद जो 18-19 लोगों को शायद उस कमेटी में शामिल किया जी गया जी है, 18 जिसमें वो महासचिव हैं बिल्कुल। इन 18 लोगों में कुछ नाम ऐसे हैं जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये 18 लोगों की जो कमेटी है वो पूर्व सांसद हैं, मतलब या तो टिकट उनका कट गया या तो वो हार गए चुनाव। आप तो सेकेंड फेज की बात कर रहे हैं। जी पहले फेज मैं पहले फेज की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ। मैं जो कल कमेटी जो घोषित हुई, आज कमेटी जो घोषित हुई, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जी मैं उस कमेटी की बात कर रहा हूँ जिस कमेटी में पहले ही अगस्त में ही वो कमेटी बन गई थी, 115 लोगों की जो राज्य कमेटी बनी थी। मैं उस कमेटी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें भी 18 लोग हैं, उस 18 लोगों। और अब जो कमेटी नई बनी है उसमें भी 18 लोग। वो तो आप राज्य कार्यकारिणी की बात कर रहे हैं। जी, राज्य कार्यकारिणी पर मैं आऊंगा। जी। लेकिन उससे पहले जो ये कमेटी गठित की गई थी, इसमें नीतीश कुमार ने बहुत ही सोच समझ करके एक एक नाम को सेलेक्ट किया था। जी जो लोग अलग अलग सेक्टर्स में काफी पारंगत हैं और नीतीश को भरोसा है कि ये 2025 के चुनाव में काफी काम के लोग होंगे, मजबूत लोग होंगे। जी। तो ऐसी स्थिति में कुछ नाम मैं सेलेक्ट करता हूं, जिसमें वासुदेव कुशवाहा, आपको याद होगा कि कार्यालय प्रभारी थे और इनके साथ क्या हुआ था। इनको भी कहीं ना कहीं साइड लाइन कर दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से, चूंकि ये उमेश कुशवाहा के बहुत करीबी कहे जाते हैं, कार्यालय में जाइएगा तो काफी कैलकुलेटेड नेता है। आप जाइएगा तो सबसे पहले स्वागत वही आपको करेंगे। बिल्कुल। तो इसलिए इनको जगह पर रखा गया है। दूसरा, चंदन सिंह की बात कर लीजिए। चंदन सिंह भी कभी आरसीपी सिंह के समय में बहुत पावरफुल हुआ करते थे। आज भी उनको पावर मिला हुआ है क्योंकि वो कार्यालय प्रभारी रह करके अपना काम दिखा चुके हैं। इसलिए नीतीश कुमार ने भी भरोसा किया। इसके अलावा एक नाम मनीष कुमार का बहुत तेजी से आगे आया था, जो पूरे जदयू का आईटी देख रहे थे, मीडिया मैनेजमेंट देख रहे थे, बहुत सारी चीजें देख रहे थे। वो उनके बारे में कहा जाता है कि वो उनके रिश्तेदार हैं, उनके भगिना हैं। और नीतीश कुमार अगर कोई जब फुर्सत के पल में होते हैं तो मनीष कुमार से ही वो बातचीत करते हैं या उन पर ट्रस्ट करते हैं। एक तरफ मनीष वर्मा, दूसरी तरफ मनीष कुमार। अब इस मनीष कुमार को लेकर के जहां ये पूरा संगठन है, उस संगठन ने मनीष कुमार को एक तरह समझिए कि नहीं होता है कि कोई अगर किसी को स्पाई समझ लीजिए, यानी नेता के करीब रहने वाला, सबसे करीब रहने वाला व्यक्ति, उससे सभी लोग साइड रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कुछ बात निकल जाए जिससे कि सीधे नेता के पास पहुंच जाए और मेरा टिकट पत्ता साफ हो जाए। तो उसी तरह से मनीष कुमार को जो हायरार्की है, उस हायरार्की की मैं बात कर रहा हूं। ये सभी महासचिव हैं। क्या एक महासचिव को दूसरे महासचिव को इंडोर्स करने का, उसके नाम से चिट्ठी निकालने का अधिकार है? नहीं होता। सब एक समान पद वाले लोग हैं जी। इसमें सबसे बड़ी बात जो सामने नजर आई है कि चंदन कुमार के अंडर काम करने के लिए मनीष कुमार को सामने रखा गया है। ये इस पूरी जो सिस्टम है उस सिस्टम का हिस्सा है जी। ये नीतीश कुमार को कमजोर करने, नीतीश कुमार को चित करने की पहली सीढ़ी है। जहां मनीष कुमार को आप देखिएगा, उमेश कुशवाहा ने सबके लिए चिट्ठी निकाला, 115 लोगों की चिट्ठी निकली। उसके बाद महासचिव की चिट्ठी तो उसमें शामिल थी। इसके बाद वासुदेव कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष के कार्यक्रम क्रियान्वयन का उनको प्रभार दिया गया है, जबकि मुख्यालय प्रभारी ये हैं। प्रदेश मुख्यालय प्रभारी के साथ साथ इनको स्पेशल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए उनको अधिकार बनाया गया। इनकी चिट्ठी किसने रिलीज की? तो इनकी चिट्ठी रिलीज होती है प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के हाथों से, उनके सिग्नेचर से। चंदन कुमार को प्रदेश मुख्यालय प्रभारी स्थापना बनाया गया है। जो ओवरऑल देखेंगे मुख्यालय का प्रभार, उनकी चिट्ठी किसके नाम से कौन रिलीज करता है? उमेश कुशवाहा। लेकिन मनीष कुमार जिन्हें मुख्यालय प्रभारी के साथ साथ आईटी का हेड बनाया गया है, आईटी का सेक्टर दिया गया है, उनकी चिट्ठी कौन जारी करता है? तो चंदन कुमार जारी करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ क्या हायरार्की बनाई गई है। और ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को साइडलाइन करने, नीतीश कुमार के फैसले के विरुद्ध है। और ये बारीक बात, छोटी छोटी बातें हैं जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि जदयू के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अब आप जो सवाल पूछे थे मैं उस पर आता हूँ जी। आपने कहा था कि 18 लोगों की एक और कमेटी बनाई गई, जिसमें उन लोगों को उपाध्यक्ष बनाया गया है। जी। अध्यक्ष जो बिहार कार्यकारिणी है उसके नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के साथ साथ लगभग 67-68 लोगों को इसमें शामिल किया गया है।
इसमें भी 18 लोग हैं। इसमें प्रदेश कार्यकारिणी के जो लोगों को शामिल किया गया है वो साफ तरीके से जी नजर आ रहा है कि ये सभी लोग काफ़ी उच्च स्तरीय लोग हैं, काफ़ी हाई। मतलब इसमें स्पष्ट रूप से मैं आपको बता रहा हूँ बाबा कि इसमें वो सांसद शामिल हैं जी। जो या तो टिकट उनका कट गया था या फिर मतलब जिनको दिया नहीं गया था मतलब टिकट इस बार, जिसमें आप देखेंगे दुलाल चंद गोस्वामी हैं, जिसमें आप देखिएगा कि कविता सिंह है। इसमें वो लिस्ट हम चाहेंगे कि एक बार अब दर्शकों को एक बार दिखा दिया जाए। देखिए ये 18 लोगों की टीम बाबा ये बनी है, जिसमें जनता दल का राज्य कार्यकारिणी का गठन किया गया है। और इसमें देखिए ये 18 लोग हैं, संतोष कुशवाहा से लेकर दुलाल चंद गोस्वामी, अनिल प्रसाद हेगड़े, कविता सिंह, राजकुमार शर्मा, और इसके अलावा देखेंगे तो अश्वमेघ देवी हैं, अशफाक करीम है, कैलाश बैठा है, मनोज कुशवाहा है, कृष्णनंदन वर्मा है, चंद्रिका राय हैं, शैलेश कुमार हैं, वीरेंद्र कुशवाहा हैं, पूर्व मंत्री हैं ये लोग, श्री राम बिहारी प्रसाद पूर्व मंत्री, लक्ष्मेश्वर राय पूर्व मंत्री, जय कुमार सिंह पूर्व मंत्री और रंजू गीता पूर्व मंत्री, यानी कि पूर्व मंत्री और पूर्व सांसदों को ये जिम्मेदारी दी गई है। ये भी 18 लोगों की पूरी टीम है। ये कोर टीम बनी है जिसको लीड कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। ये राज्य कार्यकारिणी की टीम है। इस टीम में उन लोगों को शामिल किया गया है जो दूसरी कमेटियों में नहीं है या हैं भी। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं इसमें बहुत सारे नाम हिडन हैं, बहुत सारे नाम गायब हैं। कई लोगों के नाम गायब हैं। अशोक चौधरी का नाम नहीं है इसमें जी। संजय झा तक का नाम है, लेकिन बाकी लोगों का नाम आपको नजर नहीं आ रहा होगा जी। इसमें ललन सिंह का भी नाम है, लेकिन अशोक चौधरी का नाम नहीं है। तो इसका मायने ये नहीं निकाला जाए कि अशोक चौधरी नीतीश कुमार से दूर है। नीतीश कुमार के करीबियों में अशोक चौधरी का नाम आता है और संगठनिक रूप से अशोक चौधरी बहुत ही मजबूत हैं जी। नीतीश कुमार के साथ उनके व्यक्तिगत रिश्ते भी हैं, बिल्कुल बहुत ट्रस्ट करते हैं नीतीश कुमार अशोक चौधरी पर। ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में हैं। अब इस बदली हुई परिस्थिति में आप समझ सकते हैं कि हम आखिर इस बात को लेकर के और ये चर्चा क्यों कर रहे हैं। तो इस चर्चा के पीछे का कारण है कि मेन कमेटी 24 अगस्त को बनती है। उस कमेटी के बनने के बाद 13 तारीख को एक चिट्ठी जारी होती है, 13/9 को, जिस चिट्ठी में अलग अलग महासचिव को प्रभार दिया जाता है, कार्यालय प्रभारी बनाया जाता है, जिसमें अलग अलग सेक्टर बांटे जाते हैं। उसकी चिट्ठी, कुछ लोगों की चिट्ठी जिनको समझा जाता है कि अपर रैंक वाले हैं, उनकी चिट्ठी अध्यक्ष जारी करते हैं और किसी को लोअर रैंक दिखाने की कोशिश की जाती है जो नीतीश कुमार के करीबी हैं, उनको कार्यालय प्रभारी चिट्ठी जारी करते हैं। इसके मायने क्या निकाले जाए, यानी नीतीश कुमार को कमजोर करने और नीतीश कुमार को चित करने की भीतर ही भीतर जो है प्रक्रिया चल रही है। ऐसी स्थिति में दो खेमे निश्चित रूप से जदयू के भीतर नजर आ रहे हैं। एक खेमा जो नीतीश कुमार को हर हाल में ये चाहता, इस बीच में आपको पता होगा कि नीतीश कुमार जब मंथन कर रहे थे, मैं कल एक बहुत फिर से एक सर्वे लेकर के आ रहा हूँ, जिस सर्वे में 2020 और 2025 में क्या कुछ होने वाला है, सरकार किसकी बन रही है, कौन सीट पर कहाँ कौन जीत रहा है, अच्छा 2020 से अलग क्या है, ये सारे सर्वे रिपोर्ट कई सेक्टर से लाभ मंगा करके कई सर्वे एजेंसियों के द्वारा, और ख़ास करके जो लोग फ़ोन से हमसे बात करते हैं, कमेंट करते हैं, उन सभी का कलेक्शन करके हमने निकाला है, जिसमें जो हमारे 38 जिला हैं उन सभी जिलाओं के जो विधानसभा हैं उसके हिसाब से 2020 में कौन सा रिजल्ट आया था, किस जिला में कितनी सीटों पे किस गठबंधन की जीत हुई थी, उन सारी चीज़ों को मैचुअल करके हमने बनाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है, और उस पर पूरा हमने मेहनत किया है कि 2020 से 2025 में क्या अंतर होने वाला है, सरकार किसकी बनेगी। वो आप कल सुबह 8 बजे देख सकते हैं। जी। लेकिन इसके साथ साथ अब जो ये मेन स्थिति नजर आ रही है कि इसमें नीतीश को चित करने के लिए जो इंटरनल प्लानिंग बन रही है, ये प्लानिंग दिल्ली में भी बन रही है। भारतीय जनता पार्टी को अभी भी लगता है कि नीतीश कुमार या तो हमारे साथ रहें तो हमारे शर्तों पर रहें, या नीतीश कुमार एनडीए से बाहर होते हैं तो भी हमारी शर्तों पर हैं। बिल्कुल। इसीलिए आपने देखा होगा कि ईडी, आईटी, एनएसए सबकी कार्रवाई कहीं भी रुक नहीं रही है। जी। दूसरी तरफ नीतीश कुमार सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर के आपने देखा होगा कि बाकी के दल जो हैं लगातार अपना एग्रेशन और अपना डिमांड रखना शुरू कर चुके हैं। ये भी एक प्रक्रिया है नीतीश कुमार को चित करने की। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि यदि इस बार नीतीश कुमार, जैसा कि आप देख भी रहे हैं, कि राष्ट्रीय जनता दल के जो बचे हुए लोग भी थे
वो भी अब विभिन्न जांच एजेंसियों के दायरे में आते नजर आ रहे हैं। उस पर भी एक बड़ा फैसला होना है। तो ये सारी परिस्थितियां घुमा फिरा करके इस तरफ आ रही है कि नीतीश कुमार को यदि स्विच भी करना हो तो नीतीश उस स्थिति में नहीं हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बने। अरे भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि चित भी मेरा पट भी मेरा, पट भी मेरा, मतलब दोनों तरफ से नीतीश अगर जाए तो मेरी शर्तों पर जाए। बिल्कुल बिल्कुल। पिछली बार 2020 में बस इतना ही हुआ था। कल के मेरे रिपोर्ट में इन सारी चीजों का जिक्र भी है कि भारतीय जनता पार्टी 2020 में नीतीश की बात मान करके नीतीश कुमार के हाथों की कठपुतली बन के रह गई। लेकिन इस बार नीतीश कुमार की बात मान करके कठपुतली बनने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि अपने इशारे पे, जैसे कठपुतली का नाम से देखे हैं ना आप, हाथ में एक धागा होता है, अपने उंगलियों पर हाथ धागा होता है, उसी धागे पर सारा खेल होता है। जी जी, विभिन्न तरह का एक्ट होता है। तो कहीं ना कहीं अमित शाह एक बार फिर से फ्रेम में आए हैं। अपने हाथ में सारे कठपुतलियों के धागे पकड़ लिया उन्होंने और अपने हिसाब से वो आने वाला 2025 का चुनाव पोस्टर करना चाहते हैं, फ्रेमिंग करना चाहते हैं और उसको आगे करना चाहते हैं। तो ऐसी बदली हुई परिस्थिति में एक बात तो तय है कि यदि नीतीश कुमार, दो स्थितियां नीतीश कुमार के सामने है, एक या तो उन्हें कमजोर करके एनडीए में रखा जाए या फिर नीतीश कुमार कमजोर होकर के अगर एनडीए छोड़ते हैं तो कहीं के नहीं रहें, इसकी व्यवस्था हो रही है। पार्टी के भीतर बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो दो खेमे में बटे हुए हैं, एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने के लिए तैयार हैं और दूसरे राष्ट्रीय जनता दल की तरफ। क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। अपने अपने फायदे के हिसाब से ये सभी लोग कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि अगर हम एनडीए गठबंधन में रहेंगे तो हमारा टिकट कट सकता है, क्योंकि एनडीए के अलग लोग वहाँ हैं। उसी तरह से कुछ लोग उस खेमे में भी हैं। तो इस बदली हुई परिस्थिति में एक बात तो साफ साफ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार के लिए कठिन परिस्थिति है और नीतीश कुमार को इसी पर अपने आप को फैसला भी लेना है और मजबूती से अपने आप को जोड़ के भी रखना। चलिए देखिए, तो नीतीश कुमार को लेकर के मोदी ने प्लान बना लिया है कि क्या करना है नीतीश कुमार के साथ। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही, लेकिन खबरें भारत लाइव पर लगातार जारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।